अनुपमा की देवरानी सुमित्रा विधवा हो गई थी। बहुत से लोगों ने अनुपमा को भड़काने की कोशिश की कि वो सुमित्रा के साथ जेठानी की तरह पेश आए, लेकिन अनुपमा के ऊपर किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुपमा चाहती थी कि उसकी देवरानी और लड़कियों की तरह रहे, लेकिन ये बात उसकी सासू माँ को, माँ, तुम दादी और बड़ी माँ की तरह बिंदी, सिंदूर और महावर क्यों नहीं लगाती? चूड़ी और पायल क्यों नहीं पहनती? 7 साल की कनिका ने अपनी माँ सुमित्रा से सवाल किया। सुमित्रा भला उसे क्या जवाब देती? वो टालती जा रही थी और वहीं खड़ी सास और जेठानी को मनिहारिन से चूड़ी पहनते हुए देखती रही। सुमित्रा ये कैसे कहे कि वो विधवा है? ये सब कुछ वो नहीं पहन सकती। हमारे समाज के नियम कानून विधवा औरत को साज श्रृंगार करने का हक नहीं देते। विधवा, हाँ विधवा, ये नाम उस औरत को देते हैं जिसका पति मर जाता है और अपने साथ ही उसकी जिंदगी से साज श्रृंगार के साथ सारे रंग भी हमेशा के लिए लेकर चला जाता है। जिस औरत का पति मर गया है वो औरत ना तो खुलकर हंस सकती है और ना ही पर्व त्योहार का हिस्सा बन सकती है। ऐसी औरत अपनी ख्वाहिशों की पुड़िया बनाकर मन के संदूक में बंद करके बड़ा सा ताला लगा देती है और चाबी कहीं दूर सागर की गहराइयों में फेंक देती है, जिसका कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन है तो वो भी इंसान। कभी कभी उसका भी मन करता होगा कि वो मांग में सिंदूर ना सही पर माथे पर एक छोटी सी बिंदी ही लगा ले। दर्जन भर चूड़ियां ना सही पर हाथों में 2-2 चूड़ियां ही पहन ले। माँ जी सुमित्रा का दर्द बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन समाज के नियमों के खिलाफ जाना भी ठीक नहीं समझती थी। परंपरा और नियमों को आगे बढ़ाने का ठेका घर की औरतों ने ही तो ले रखा है। मर्दों के दबदबे वाले समाज का पोषण वही तो करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। एक अनुपमा ही थी जिससे सुमित्रा का दुख देखा नहीं जाता था। अनुपमा सुमित्रा की जेठानी है। वो माँ जी से छिपकर सुमित्रा का साथ देती और कहती, छोटी तू बिंदी लगाया कर, बिना बिंदी के तेरा चेहरा बहुत ही सूना सूना लगता है। इस पर सुमित्रा कहती, दीदी, काश ये बात माँ जी मुझसे कहती तो मैं बिंदी जरूर लगाती। अनुपमा के अपनी माँ जी से बहुत लड़ने झगड़ने के बाद सुमित्रा को रंगीन साड़ी पहनने की इजाज़त मिली थी। उतने में ही सुमित्रा संतुष्ट थी, लेकिन अनुपमा ने बहुत दूर की सोच रखी थी, जो ना माँ जी जानती थी और ना ही सुमित्रा। दरअसल अनुपमा तो सुमित्रा की दूसरी शादी करवाने की सोच रही थी। तीज का त्योहार करीब आ रहा था, उसी के लिए आज मनिहारिन माँ जी और अनुपमा को चूड़ी पहनाने आई थी। ये देखकर कनिका भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे भी प्यारी प्यारी लाल लाल चूड़ियां पहना दी गई, जिन्हें पहनकर वो दालान के कोने में खड़ी अपनी माँ को दिखाने चली आई और उसने अपने मन में उठे सवाल भी पूछ लिए। लेकिन माँ के टालने के बाद वो दौड़कर मनिहारिन के पास जाकर बोली, काकी मेरी माँ को भी तो चूड़ी पहना दो। मासूम बच्ची की इस बात पर मनिहारिन आह भर कर रह गई। वो तो खुद ये दर्द सालों से झेल रही थी। उसके जवाब ना देने पर कनिका हार कर अपनी दादी से सवाल करने लगी, जिस पर दादी बिफर कर बोली, सुहाग का सामान नहीं पहन सकती तेरी माँ। पर क्यों दादी, तू नहीं समझेगी कनिका। सब यही कहते हैं कि तू नहीं समझेगी, लेकिन दादी स्कूल के मास्टर साहब तो कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ। मैं हर बात बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। इधर आ बिटिया, मैं बताती हूँ तुझे। ये सवाल तेरे सिलेबस के बाहर का है। ये तो बड़ी क्लास के बच्चे ही समझ सकेंगे। तू अभी बहुत छोटी है बिटिया। जैसे जैसे तू बड़ी होगी खुद ब खुद समझ जाएगी। अनुपमा ने कनिका को बहलाते हुए कहा, बड़ी माँ आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। जा बिटिया तू अपनी सहेली के साथ खेल। अनुपमा ने कनिका को पुचकारते हुए कहा। कनिका अपनी चूड़ियों के साथ खेलती कूदती बाहर चली गई, लेकिन सुमित्रा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी।
मानो कल की ही बात हो, जब सहेलियों ने आकर सुमित्रा को बताया था कि बारात आ गई है। इतना सुनते ही उसके रोम रोम में बिजली सी कौंध गई थी। सुमित्रा, तेरा दुल्हा आलोक देखने में बहुत सजीला और रौबदार है। उसके आगे हमारे गांव के सभी लड़के पानी भरते नजर आ रहे हैं। ऐसा लड़का तुझे सच में कहीं नहीं मिलता। सुमित्रा की सहेलियां दूल्हे की तारीफ करते नहीं थक रही थी और सुमित्रा शर्म से लाल हुई जा रही थी। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। सभी बारातियों के स्वागत में लगे हुए थे। सुमित्रा के ससुर दीनानाथ ने दहेज में एक गाय और 10,000 रुपए की डिमांड की थी, जो सुमित्रा के पिता शांतिलाल खुशी खुशी देने को राजी हो गए थे। आखिर एक ही तो लड़की थी उनकी। उन्होंने बसवारी की एक जमीन बेच दी थी, जो कई सालों से विवादों में घिरी थी। शांतिलाल का बेटा नहीं था, इसीलिए पट्टीदारों की नज़र उनकी जमीन जायदाद पर थी। शांतिलाल ने सोचा कि बाद में न जाने क्या हो, अभी तो बेटी की शादी में जी भरकर खर्च कर देता हूँ। उनके मन मुताबिक रिश्ता भी मिल गया था। दीनानाथ सेना में सिपाही रह चुके थे। उनके पास 5 बीघा खेत था और छोटा सा परिवार था। बड़ा बेटा राहुल भी सेना में था। आलोक भी बहुत मेहनती और सुशील लड़का था, जो शहर में खाद और बीज की दुकान चलाता था। शांतिलाल को भरोसा था कि सुमित्रा को अपनी ससुराल में खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं होगी। सुमित्रा को खुशी खुशी विदा कर पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। इधर सुमित्रा भी अपनी ससुराल में धीरे धीरे रच बस गई। सास ससुर जेठ जेठानी सभी उसे बहुत प्यार दुलार दे रहे थे और वो भी सबको मान सम्मान देती थी। 1 साल बाद सुमित्रा को प्यारी सी बेटी हुई। बिल्कुल रानी की तरह लगती थी वो, इसीलिए उसका नाम कनिका रख दिया गया। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। आलोक तो जान छिड़कता था उस पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रिश्तों का जामा तब बदला जब 3 साल बाद अचानक एक सड़क हादसे में आलोक की मौत हो गई। हंसता खेलता संसार शोक की आग में धधक उठा। अब रिश्तों में पहले की तरह गर्माहट नहीं रही। माँ जी सुमित्रा के प्रति सख्त हो चुकी थी और दोनों के बीच संवाद तो ना के बराबर रह गया था। बस एक अनुपमा ही थी जो सुमित्रा की परछाई बनी हुई थी। सुमित्रा के माता पिता भी इस सदमे से उबर नहीं सके और साल 2 साल में एक एक कर उसे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। शांतिलाल ने जो सोचा था आखिर वही हुआ। उनकी सारी जमीन जायदाद जो बची थी, उसको पट्टीदारों ने हथिया लिया। सुमित्रा अपनी बेटी का चेहरा देखकर जिंदगी के दिन काट रही थी। आलोक के जाने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दिन रात इतने लंबे क्यों हो गए हैं। घर द्वार सब काटने को दौड़ता था। ऊपर से माँ जी की जली कटी बातें उसके जख्म को और हरा कर देती थी। खैर, वो भी अपना दुख गुस्सा किस पर निकालती, इसीलिए उनकी कही गई बातों का सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सुन लेती। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, दरवाजा खोलो। अनुपमा की आवाज से सुमित्रा की तंद्रा भंग हुई और उसने दरवाजा खोल दिया। ये क्या, तू फिर से रोने लगी छोटी? मैंने कितनी बार कहा है ना कि तेरी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं दीदी, यादें पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। आपको याद है ना, 3 साल पहले तीज के दिन आलोक मेरे लिए खुद साड़ी और सिंगार का सामान लेकर आए थे। मेरा सजना संवरना कितना भाता था उन्हें। इतना कहकर सुमित्रा फिर रोने लगी। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ छोटी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। आलोक लौट कर वापस नहीं आएगा, तू भी ये बात जानती है। बस मान नहीं पा रही। इस भंवर से बाहर निकल छोटी। अब अपने और कनिका के लिए सोच। कब तक यूं ही बोझ लिए जीती रहेगी? एक बात याद रख, चाहे तेरे लिए कोई हो या ना हो, पर तेरी ये दीदी मरते दम तक तेरा साथ देगी। अनुपमा ने दिलासा देते हुए कहा, बस आपके सहारे ही जिंदा हूँ दीदी। मेरे लिए तो आप माँ बाप भाई बहन सब कुछ हैं। आप नहीं होती तो ना जाने मैं क्या कर बैठती। एकदम चुप।
अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेगी। चल रसोई में मेरी मदद कर। आज मेरा भाई राज तीज का सिंधारा लेकर आने वाला है और साथ ही माँ जी का भतीजा साहिल भी आ रहा है। अनुपमा ने सुमित्रा को याद दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए दीदी, मैं रसोई संभाल लूंगी। इतना कहकर सुमित्रा मेहमानों के लिए खाना तैयार करने लगी। तय समय पर राज और साहिल पहुंच गए। अभी वे लोग दालान में बैठकर अनुपमा के सास ससुर से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना खाने आंगन में पहुंचे। राज अनुपमा के साथ साथ सुमित्रा के लिए भी साड़ी लाया था। वो उसे भी अपनी बहन से कम नहीं मानता था। सुमित्रा जैसे ही खाना परोसने आई, साहिल की आंखें उस पर टिक गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सुमित्रा से शादी करके ही रहेगा। हालांकि सुमित्रा पर उसकी नज़र बहुत पहले से ही थी। सुमित्रा भी साहिल के इरादे भाप गई थी। साहिल का चाल चलन ठीक नहीं था। 1 साल पहले ही उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। खाना खाने के बाद साहिल सीधा दालान में गया और अपनी बुआ के पास बैठ गया। बेटा, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं बुआ। गौरी के जाने के बाद जिंदगी वीरान सी हो गई है। अब तो दुख सुख बांटने वाला भी कोई नहीं। मुझसे तो अकेले घर गृहस्थी नहीं संभाली जा रही है बुआ। घड़ियाली आंसू बहाते हुए साहिल अपना दुखड़ा रोने लगा। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटा। एक बात कहूँ, तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हारी गृहस्थी पटरी पर लौट आएगी। उसके लिए लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना बुआ। मुझे तो कोई ऐसी समझदार लड़की चाहिए जो मेरी घर गृहस्थी के साथ साथ मेरे बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाए, उन्हें गौरी जैसा प्यार दे। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। ऐसी कोई लड़की तेरी नज़र में है तो बता। मेरी नज़र में एक ऐसी लड़की है तो साहिल बोला। कौन है बता मुझे, मैं तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाऊंगी। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना बुआ? साहिल ने सवाल किया। बेटा, मैं क्यों बुरा मानने लगी? बेटा, कहीं तेरा मतलब सुमित्रा से तो नहीं? सोचना भी मत उसके बारे में। सुमित्रा की सास गुस्से से लाल हो गई। अरे बुआ, तुम तो नाराज हो गई। पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो 10 जूते मारकर भगा देना। आज तुम हो फूफा जी हैं तो सुमित्रा के सिर पर तुम दोनों का हाथ है, लेकिन कल को तुम दोनों के ना रहने पर सुमित्रा और कनिका का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है आपने? औरत को समाज में इज्जत से जीने के लिए पति की छत्र छाया की जरूरत होती है। ये बात तुम्हें भी पता है बुआ। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो क्या करोगी तुम? अगर सुमित्रा मेरे घर की बहू बनकर आएगी तो कनिका की भी जिंदगी संवर जाएगी और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। बोलो बुआ, अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो? साहिल अपनी बुआ को दुनियादारी की घुट्टी पिलाता गया और वे उसे गटकती गईं। उस समय माँ जी साहिल की बात का कोई जवाब नहीं दे पाईं। शाम को राज और साहिल दोनों चले गए। जाते जाते साहिल अपनी बुआ से कह गया कि वे इस बारे में सोचे और आराम से बताए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे बाद सुमित्रा और कनिका का क्या होगा। देवरानी और जेठानी में कब बनी है, आज नहीं तो कल अलग ही हो जाएंगी। फिर दूसरे घर तो मैं कभी ब्याह ना करूं अपनी बहू का। साहिल अपना है, उससे जो भी बात कही वो बिल्कुल सही कही। मेरे दिमाग में पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? आज साहिल ने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी यही सोचती रहीं। साहिल की बात सुनकर माँ जी चिंता में पड़ गई थी। नींद आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वे रात भर करवट बदलती रहीं और सुमित्रा के बारे में सोचती रहीं। इधर सुमित्रा साहिल की हवस भरी नजरों को पहचान चुकी थी। उसने इस बारे में अपनी जेठानी अनुपमा को बताया। अनुपमा साहिल को अच्छे से जानती थी। साहिल ने कई बार अनुपमा के साथ भी छेड़खानी की थी। जब एक बार अनुपमा माँ जी से इस बारे में बोली, तब माँ जी ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, क्योंकि उनकी नज़रों में साहिल ने अपनी बहुत ही अच्छी छवि बना रखी थी। माँ जी का लाडला जो था,
अनुपमा ने फिर इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। लेकिन अब वो साहिल से बिल्कुल नहीं डरती थी। एक दो बार मजाक मजाक में ही अनुपमा ने उसके कान बहुत जोरों से मसले थे। तब से वो अनुपमा से नहीं उलझा था। अनुपमा ने अपनी देवरानी से कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अगले दिन माँ जी ने इस बारे में अपने पति से बात की। उन्होंने भी इस प्रस्ताव के लिए हामी भर दी। अब बारी सुमित्रा से इस बारे में बात करने की थी। माँ जी जानती थी कि सुमित्रा अनुपमा की कही कोई बात नहीं टालती, इसीलिए वे पहले अनुपमा को अपने पाले में लेने लगी। अनुपमा, इधर आ बहू, तुझसे मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अनुपमा आटा गूंद रही थी। जल्दी से हाथ धोकर वो आई और बोली, क्या बात है माँ जी? बहू, मुझे तुमसे सुमित्रा के बारे में बात करनी है। बैठ यहाँ मेरे पास। देख, अब मेरी और तेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब हमारी उम्र हो रही है और न जाने कब सांसों की ये लड़ी टूट जाए। इसीलिए हम अपने जीते जी सुमित्रा का दूसरा विवाह कर देना चाहते हैं। जिस बात के लिए माँ जी खिलाफ थी, आज वही बात उनके मुंह से सुनकर अनुपमा दंग रह गई। एक बार उसने इस बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए थी, तब उन्होंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब माँ जी में आए इस बदलाव को देखकर अनुपमा बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत अच्छे विचार है माँ जी, लेकिन कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। लड़का मिल गया है, तभी तो तुझसे इस बारे में बात कर रही हूँ। अब बस सुमित्रा तैयार हो जाए। माँ जी, कौन है वो? अरे बहू, अपना साहिल है ना। भला उससे अच्छा लड़का सुमित्रा को और कहाँ मिलेगा? और तो और ब्याह होकर कहीं दूर ना जाकर अपने ही घर में रहेगी। साहिल का नाम सुनते ही अनुपमा के होश उड़ गए। वो समझ गई कि कल साहिल ने माँ जी को जरूर बरगलाया है। माँ जी, अगर आप साहिल के बदले किसी और का नाम लेती तो मैं एक बार सोचती, लेकिन साहिल से सुमित्रा की शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू, ऐसी क्या बुराई है उसमें? मैं पहले भी आपको उसकी करतूत बता चुकी हूँ, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब वो बदल चुका है बहू, उसके भी बाल बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित्रा अपने ही घर में रहेगी। मुझे ये सही नहीं लगता माँ जी, और ना ही मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा है। ठीक है, अगर तू सुमित्रा से बात नहीं करेगी तो मैं खुद कर लूँगी, और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। सुमित्रा, अरे वो बहू। सुमित्रा अपने नाम के साथ बहू सुनते ही चौंक पड़ी, क्योंकि आलोक के जाने के बाद माँ जी ने उसे कभी बहू कहकर नहीं बुलाया था। जी माँ जी, सुमित्रा ने कहा, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना माँ जी। मैं साहिल के साथ तेरा दूसरा ब्याह कराना चाहती हूँ। आखिर कब तक जिंदा रहेंगे हम दोनों? तेरे बारे में भी तो सोचना होगा हमें। बिना कोई लाग लपेट के माँ जी ने अपनी बात कह डाली। आखिर सुमित्रा का डर सच में बदल गया, मगर उसने बड़ी मजबूती से कहा, मुझे पता है कि आपको मेरी और कनिका की चिंता लगी रहती है, लेकिन मैं साहिल तो क्या, किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दोबारा घर बसाना क्या इतना आसान होता है? किसी अनजान को पति के रूप में स्वीकार करना इतना आसान होता है, जबकि पति की छवि दिल में बसी हो? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ आलोक जी से प्यार किया है, और इस जन्म में मैं सिर्फ आलोक जी की पत्नी कहलाना पसंद करूंगी। आप लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? मेरा मकसद सिर्फ कनिका को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमित्रा बोली, बहू माना, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा सख्त रही हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए। ये दुनिया और ये समाज हमें जीने नहीं देते बहू। क्या भरोसा कल को अनुपमा भी तुम्हारा साथ ना दे? समय बदलते देर नहीं लगती छोटी बहू, इसीलिए मैं जीते जी तुम दोनों का भविष्य सुरक्षित कर देना चाहती हूँ। माँ जी बोली, दुनिया का क्या है माँ जी, वो तो अच्छे को भी बुरा कह देती है। क्या पता कल को साहिल से मेरी नानी भी, या जितनी खुश और सुरक्षित मैं यहाँ महसूस करती हूँ वहाँ पर ना कर सकूँ। रही बात अनुपमा दीदी की, तो उन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। मुझे सिर्फ आपका प्यार और साथ चाहिए। आप मुझसे बात कीजिए
पराया मत समझिए। मैं मानती हूँ कि आपने अपना बेटा खोया है। मैंने भी तो अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जो परिवार से मदद ना मिलने के चलते जिंदगी भर तकलीफ उठाती हैं और जिनका फायदा साहिल जैसे लोग उठाते हैं। सुमित्रा बोली, बस कर जा छोटी बहू, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जो मैंने तेरे साथ परायों जैसा बर्ताव किया। आज से अनुपमा ही नहीं, तेरी माँ जी भी तेरे साथ हैं। सुमित्रा के दिल में अपने परिवार और अपने बेटे के लिए इतना प्यार और सम्मान देखकर माँ जी मोम की तरह पिघल गईं। माँ जी ने आज सुमित्रा को बहू से बेटी बना लिया था। सुमित्रा बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे। देवरानी जेठानी आपस में बहुत ही प्रेम से रहती थी। आज सुमित्रा के माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां आ गई थी। सुमित्रा को देखकर अब ऐसा नहीं लगता था कि वो इस घर की विधवा बहू है, बल्कि उसको देखकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस घर की बेटी है। कनिका भी अपनी माँ को खुश देखकर बहुत खुश थी। सुमित्रा की जेठानी अनुपमा की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। वो कनिका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी अपना बच्चा ना होने को लेकर वो दुखी भी हो जाया करती थी। कहते हैं हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। शादी के 11 साल बाद आज सुमित्रा की जेठानी अनुपमा माँ बनने वाली है। अनुपमा और उसके पति राहुल को जब इस बात का पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस खुशी के लिए उन दोनों ने बहुत इंतजार किया। पूरा परिवार बहुत ही खुश था। अनुपमा की प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। सुमित्रा अपनी जेठानी अनुपमा का बहुत ही ध्यान रख रही थी। ये देखकर सुमित्रा की सासू माँ बहुत खुश होती थी। प्रॉपर बेड रेस्ट करने के बावजूद भी अनुपमा को कई बार दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा। आज अनुपमा की प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने हो गए और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अनुपमा ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस घर में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी कनिका। खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर वो दीदी जो बन गई थी। सुमित्रा ने अपनी जेठानी और बच्चे के स्वागत के लिए घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया था। अनुपमा जब अपनी सासू माँ के साथ घर के दरवाजे पर पहुंची और घर को इतनी सुंदर तरीके से सजा हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सुमित्रा ने अपनी जेठानी और बच्चे की आरती उतारी और घर में प्रवेश करवाया। उसने अपनी जेठानी का कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था। घर में बच्चे की छठी का कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें अनुपमा के मम्मी पापा आए हुए थे। अनुपमा के मम्मी पापा नाना और नानी बन गए थे, इसीलिए दोनों बहुत ही खुश थे। बच्चे का नाम कनिका ने कुणाल रखा था। सबको ये नाम बहुत ही पसंद आया था। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में सिर्फ अनुपमा के माँ और पापा ही बचे थे। अनुपमा की माँ ने महसूस किया कि सुमित्रा घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है। वो मन ही मन में सोचने लगी कि कहीं आगे चलकर ऐसा ना हो कि सुमित्रा इस घर पर कब्जा कर ले और मेरी बेटी हाथ मलते रह जाए। घर में कोई भी काम होता था तो उसकी सासू माँ सुमित्रा से ही कहती थी। अनुपमा की माँ ने अनुपमा से कहा, अनुपमा बेटा, तू इस घर की जेठानी है और सुमित्रा देवरानी, लेकिन मैं देख रही हूँ घर में सबसे ज़्यादा उसी की चल रही है। बेटा मेरी बात सुन, तू कुणाल को उससे दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कुणाल को वो अपने बस में कर ले और तेरे हाथ में कुछ भी ना रह जाए। अपने पति को तो वो खा ही गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस घर के चिराग को भी। अनुपमा ने अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? सुमित्रा मेरी देवरानी नहीं, बल्कि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ और उसने भी मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना। और रही बात कुणाल की, तो उस पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही सुमित्रा का भी है। आपको पता है माँ,
आज अगर कुणाल मेरी गोद में है तो सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा की वजह से। जब मुझे ये पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ये बात सुमित्रा को बताई तो उसने मुझसे कहा, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बच्चा तो इस दुनिया में आकर ही रहेगा। आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा आराम करोगी। घर की जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। आखिर आपने मुझे इतना सब कुछ सिखा जो दिया है, और फिर माँ जी भी तो है ना मेरी मदद करने के लिए। दीदी आप बेफ़िक्र हो जाइए और बस अपना ध्यान रखिए। बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूँगी। सुमित्रा ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। और फिर एक दिन माँ जी सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी कमर में चोट आ गई। माँ आप सोच भी नहीं सकती उस समय सुमित्रा के ऊपर क्या गुजर रही थी। घर के सारे काम करके और फिर माँ जी और मेरी देखभाल। उसकी हालत खराब हो जाया करती थी, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। और आज जब सब कुछ ठीक है तो आप मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हैं। माँ अगर यहाँ पर रहकर आपको ये सब करना है तो आप वापस चली जाइए। मैं पापा को बोल देती हूँ, वो आकर आपको ले जाएंगे। अनुपमा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने अनुपमा से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अब मैं तुम देवरानी जेठानी के बीच में कभी नहीं आऊँगी। धीरे धीरे करके समय गुजरता जा रहा था। कुणाल और कनिका दोनों बड़े हो रहे थे। लोगों ने देवरानी जेठानी के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उन दोनों का रिश्ता तोड़ नहीं पाया। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। कनिका का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और कुणाल 10वीं में पहुंच गया था। कनिका कुणाल की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखती थी। अनुपमा को कुणाल की पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई कनिका करवाती थी। कनिका ने बीएससी के बाद एमएससी में फॉर्म भर दिया था। वो हमेशा अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी। आज कनिका प्रोफेसर बन गई और कुणाल इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया। देवरानी और जेठानी की जोड़ी आसपास काफ़ी फेमस हो गई थी। अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग उन दोनों की बहुत तारीफ करते। अब समय आ गया था कनिका की शादी करने का। उसके बड़े पापा उसके लिए लड़का देखने लगे थे। सबको एक लड़का बहुत पसंद आया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। उसका कन्यादान उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने किया। कनिका अपनी ससुराल चली जाती है। कनिका को विदा करने के बाद सुमित्रा बहुत ज़्यादा रो रही थी। अनुपमा उसके पास आई और बोली, छोटी इस तरह से रोते नहीं हैं। हमारी कनिका तो बहुत खुशनसीब है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। अपनी जेठानी की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, दीदी ससुराल तो मुझे भी बहुत अच्छा मिला। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिलेगी जो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करेगी। आलोक जी के जाने के बाद मेरी जो स्थिति हो गई थी, शायद मैं उससे कभी उबर नहीं पाती अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता। सुमित्रा रिश्ते तो ऐसे ही निभाए जाते हैं, एक दूसरे का साथ देकर। अगर मैंने तुम्हारा साथ ना दिया होता तो क्या तुम मेरा साथ देती? हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे, इसीलिए आज हम दोनों एक साथ हैं। देवरानी जेठानी की तरह नहीं, बल्कि छोटी और बड़ी बहन की तरह रहते हैं। उन दोनों के सास ससुर उनकी बातें सुन रहे थे। वो उनके पास आए और बोले, हमें तुम दोनों के ऊपर बहुत ही गर्व है। तभी पीछे से राहुल ने आकर कहा, मुझे भी मेरी अनुपमा के ऊपर गर्व है कि उसने सुमित्रा के साथ जेठानी बनकर नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन बनकर खड़ी रही। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुणाल सबके लिए चाय बनाकर ले आया था। अच्छा अब सब लोग रोना धोना बंद करो, क्योंकि दीदी तो गई अपनी ससुराल। अब इस घर पर मेरा राज होगा। ये लो गर्मा गर्म चाय पियो सब लोग, और फिर बताओ कैसी बनी है, क्योंकि मैंने हॉस्टल में रहकर चाय बनाना सीख लिया और भी मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। वो भी मैं आपको समय समय पर बनाकर खिलाता रहूँगा। कुणाल की बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सबने कुणाल के हाथ की चाय पी
और फिर उसकी बहुत तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर कुणाल बहुत ही खुश हो गया था। सुमित्रा मन ही मन में सोच रही थी, जो औरतें विधवा हो जाती हैं, उनको दुख देने की बजाय अगर ससुराल वाले उनका साथ दें, तो शायद मेरी तरह वो भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हैं। देवरानी जेठानी का रिश्ता तो यूं ही बदनाम हो जाता है। रिश्ते निभाना तो हमारे हाथ में होता है। अगर हम चाहें तो अपना रिश्ता बहुत ही शानदार तरीके से निभा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपना रिश्ता बिगाड़ भी सकते हैं। अनुपमा और सुमित्रा ने देवरानी जेठानी का रिश्ता बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होकर, हमेशा एक दूसरे का साथ देकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।